हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली। बेटा ये दो टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। एक तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस को पढ़ेंगे एंड फाइनली उसके बाद हम लोग जॉइंट हिंदू बिजनेसेस को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में HUF भी बोलते हैं, ठीक है ना, HUF भी बोलते हैं। हमने चैप्टर 1 का वन शॉट लेक्चर इस पर्टिकुलर चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस चैनल को भी, मतलब उस वीडियो को भी जरूर से देखना, ओके। बट इस वीडियो को देखने के बाद ओके आपको समझ में आ जाएगा। सीक्वेंसली फॉलो कीजिए चैप्टर फर्स्ट से लेकर के, ठीक है। हम लोग हर एक मंडे को, बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हर मंडे को शाम 5 बजे आपको इस चैनल पे हर एक चैप्टर का वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा। बेसिकली मेरे बुक में आप देखोगे 16 चैप्टर्स में पूरी आपके सिलेबस को मैंने क्या करा है, कवर कर रखा है, ठीक है ना। तो ये 16 चैप्टर 16 सोमवार में खत्म हो जाएंगी, ओके। तो आप देख सकते हो चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, कुल मिला के 16 चैप्टर्स है आपके। तो ये 16 सोमवार में खत्म हो जाएंगे। हर एक मंडे को, बेसिकली हर मंडे को, एवरी मंडे शाम 5 बजे आपको वन शॉट लेक्चर मिलेगा, ओके। सबसे बड़ा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कवर करने में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे 20 मिनट के आसपास का टाइम लगा है। उसके अलावा जितने सारे टॉपिक्स अभी आने वाले हैं वो काफ़ी छोटे होंगे, तो रिलेटिवली कम टाइम भी लगेगा। कई बार तो होंगे 20 मिनट 25 मिनट में भी एक लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना बिना टाइम वेस्ट को किए हुए, ओके। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ओके। पहले समझते हैं बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। आपको पता होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा बिजनेस होता है, प्रोफेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, बेसिकली आप कहीं जाके जॉब करते हो, बदले में आपको वेजेस या फिर सैलरी मिलते हैं। वहीं बात करते हैं प्रोफेशन के लिए आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर डिग्री को हासिल करते हो, फिर अपने एक्सपर्ट सर्विसेज को अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हो, बदले में आप क्या करते हो, फीस को चार्ज करते हो। तो यहाँ पे चाहिए होता है आपको अच्छी खासी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। लेकिन तीसरा आता है आपका बिजनेस। बिजनेस में क्या होता है, कोई भी आप बिजनेस कर सकते हो। मोमो बेचना हो, सब्जी बेचना हो, या फिर बड़ा बिजनेस रिलायंस टाटा जैसे बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करना, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बिजनेस को हम लोग रिलेटिवली पढ़ने वाले हैं, बिकॉज आपका जो कॉमर्शियल है, बेसिकली कॉमर्स जो होता है ना, बिजनेस को लेकर ज़्यादा कंसर्न होता है, क्योंकि प्रोफेशन बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता नहीं है, छोटा सा ही उसका डोमेन होता है, क्षेत्र होता है, एरिया होता है बेसिकली, ठीक है ना। और जो इंप्लॉयमेंट होता है वो भी काफ़ी छोटा सा चीज़ होता है। लेकिन बिजनेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। इसमें अंदर वेरियस टाइप के बिजनेसेस, फॉर्म्स ऑफ बेसिकली बिजनेसेस होते हैं, जिसमें जो पहला हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ते हैं वो क्या होता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है सर, समझ लो कि घर के आसपास आप देखते होगे जितने छोटे मोटे दुकान है, जिसमें एक अंकल आते हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, बैठ जाते हैं, फिर रात को दुकान बंद करते हैं, चले जाते हैं। फिर अगर किसी दिन मान लो वो अंकल को बाहर कहीं घूमने जाना है, तो फाइनली उस दिन उनका दुकान बंद रह जाता है। फिर वो जब घूम के आते हैं फिर वो दुकान खोलते थे। बेटा जब अकेला इंसान सब कुछ देख रहा होता है ना, वो सारा बिजनेस की डिसीजन लेता है, प्रोडक्ट बेचता है, प्रोडक्ट खरीद के लाता है, वो दुकान बंद करता है, खोलता है। जिस दिन उसकी तबीयत खराब है तो उस दिन दुकान बंद रह गई, या फिर घूमने चला गया तो दुकान बंद रह गई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जहाँ पे सोल का मतलब होता है अकेला बंदा, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बेसिकली स्वामी, मतलब ओनर, ठीक है ना। जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, जिस बिजनेस का एक सिंगल ओनर होता है, सारे उसके ऑपरेशंस को लेकर के वो खुद ही बोलते हैं ना लाइबल होता है, तो उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है और काफ़ी पुराना है, क्योंकि देख लो किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई सोल प्रोप्राइटरशिप से ही करता है। क्या पता आपके पापा भी क्या हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जिनका अकेला एक सिंपल सा दुकान है, वो सारा चीज़ को खुद देखते हैं, ठीक है ना। ओके, ये बिजनेस ओनरशिप का एक छोटा सा, या बोल सकते हो सबसे पुराना फॉर्म है। कोई भी अगर बिजनेस करता है तो शुरुआत वो यहाँ से कर सकता है, ठीक है। इन दिस सेटअप 1 पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। एक ही बंदा अपना कैपिटल लगाता है। कैपिटल का मतलब पूंजी। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो पैसा को हम लोग पैसा नहीं बोलते, बेसिकली हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको पूंजी कहते हैं, और इंग्लिश में हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो वो पैसा लगाता है बिजनेस को प्रॉपर्ली वो मैनेज कर रहा होता है। बिजनेस में जितने सारे रिस्क होते हैं वो रिस्क को भी क्या करता है, वो अकेले ही बियर कर रहा होता है, ठीक है ना, ओके। अब देखो इस डेफिनेशन को अगर तोड़ के देखें तो भाई साहब ओनरशिप क्या होता है, सिंगल होता है, 1 पर्सन ही सारा चीज को देखता है, ओके। मैनेजमेंट देख लो, अकेला ही बंदा सारे चीजों को देख रहा है, इसी वजह से बोलते हैं ना कि डे टू डे ऑपरेशन को खुद हैंडल करता है। और जब सब कुछ खुद ही करेगा तो रिस्क कौन करेगा बियर, भाई खुद ही करेगा। मतलब तूने छक्का मारा तो तू ही बॉल लेकर के आएगा, सिंपल सी बात है, गली क्रिकेट वाली खेल है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे रिस्क भी आप ही का, अगर बॉल गुम गया तो आपको खरीद के देना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है यहाँ पे, ठीक है। फीचर्स की अगर बात करते हैं तो बेटा ये देखो, इस सिंगल ओनरशिप के अंदर आता है। एक बंदा बिजनेस को ओन कर रहा है, मतलब वो अपना जो चाहे वो डिसीजंस को ले सकता है, वो किसी पर रिलाई नहीं करेगा डिसीजंस को लेने के लिए, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, लेट से कि अगर आप हो, यू
एंड मी दोनों मिल करके हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। अगर हम लोग दोनों ही अग्री करेंगे तो ही वो डिसीजन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप बात करते हो सोलो प्रोप्राइटरशिप में, तो यहाँ पे अगर मुझे जो लगता है मैं उस डायरेक्टली उसको कर लूँगा, मुझे किसी और से राय लेने की किसी प्रकार की भी ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से इसको वन मैन कंट्रोल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा बोल सकते हो फीचर ये भी है कि इसका नो सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब भाई साहब जो बिजनेस है आपका वो आपसे अलग नहीं होता। बेसिकली आप जो सारा कर रहे हो तो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ रहा होता है। बेसिकली आप और बिजनेस एक ही ट्रेड किए जाते हो हमेशा, ठीक है। और इससे क्या होता है, कई बार आपको दिक्कतें भी होती है, बट ये फीचर है तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लीगली देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस इटसेल्फ, मतलब जो बिजनेस का मालिक है और बिजनेस है दोनों एक ही कंसिडर किए जाते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति कंसिडर किए जाते हैं। ओके, और यहाँ पे देखो वन एंटिटी लिखा हुआ, इफ द ओनर फेसेस अ फाइनेंशियल इशू, अगर मान लो कि ओनर जो बिजनेस का उसके पास पैसे की कमी पड़ जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में बिजनेस खुद ही बंद हो जाएगा, उसको बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस को वही देख रहा था ना यार। जब उसकी डेथ हो गई थी बिजनेस कैसे चलेगा, नहीं चल सकता, ठीक है। आगे बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब क्या होता है, लेट से कि मान लो कि मिस्टर जैक है, ठीक है, मिस्टर जैक है, ओके, इन्होंने एक पिज़्ज़ा का शॉप खोला, पिज़्ज़ा का शॉप खोला, ये पिज़्ज़ा बहुत सारे बेच रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, देखो ये पिज़्ज़ा रखा हुआ है। अचानक से क्या हुआ, 3 गुंडे आ गए, ठीक है ना, छोटू पतलू, ठीक है ना, ये 3 गुंडे आ गए, इनका पिज़्ज़ा लूट करके चले गए। अब देखो क्या हुआ, पिज़्ज़ा लूट करके चले गए। अब भाई साहब ने तो अर्न तो कुछ किया नहीं, पैसा तो कमा नहीं पाया क्योंकि पिज़्ज़ा लूट गया इनका। अब इन्होंने लोन लिया हुआ था मिस्टर बॉब से पैसा, ठीक है, इन्होंने मिस्टर बॉब से पैसा लोन लेकर के इन्होंने अपना दुकान को खोला था। अब इस केस में भाई साहब दुकान तो इनका, पिज़्ज़ा जो बेचने वाले थे वो तो चोरी हो गया। अब इनके पास भाई साहब इनको पैसा तो वापस करना पड़ेगा ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये अपना पर्सनल घर बेच के, अपनी पर्सनल ज़मीन बेच के भी पैसा इनको किसी भी हालत में बॉब को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मेरा पिज़्ज़ा के स्टोर खोले तो थे बट चोरी हो गया, चोरी हो गया, आग लग गया या फिर कुछ बोल लो ना, इस वजह से मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। मतलब कि अगर इस केस में अगर बिजनेस का आप बोलते हैं ना पैसा, मतलब लोन बढ़ जाता है और बिजनेस उसको नहीं चुका पाता है, तो उस केस में आप अपने पर्सनल एसेट्स को क्या कहते हैं, सेल करके उन्हें क्या करोगे, कवर करोगे। मतलब जैक का अगर एक घर होगा, रेट से एक बड़ा सा घर होगा इनका, तो उनको अपना घर बेचना पड़ सकता है और बेच करके उन्हें क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्ड करना पड़ेगा, बेच करके आप मिस्टर बॉब को उनके पैसा वापस करोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नो प्रॉफिट शेयरिंग, सबसे बेस्ट चीज़ भाई साहब, लेट से कि अगर ये चोरी नहीं होती, ठीक है, छोटू मोटू लंबू चोरी नहीं करता और ये सारे इनके पिज़्ज़ा बिक जाते हैं, लेट से कि पिज़्ज़ा 1000 रुपीज़ में बिक जाता, और ये पिज़्ज़ा बनाने का जो कॉस्ट था बेटा, मान लो 400 रुपीज़ इसका कॉस्ट आ रहा था, 400 रुपये कॉस्ट आ रहा था, 1000 में बिका है, मतलब कि 600 रुपये का इनका प्रॉफिट हो गया। तो ये 600 रुपये का जो प्रॉफिट केवल जैक इंजॉय करते हैं, इन्हें किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसी को बोला गया नो प्रॉफिट शेयरिंग, जितनी प्रॉफिट कमाओगे आपकी ही रहेगी, किसी और को नहीं शेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बिजनेसेस होते हैं ना बेटा, अकेला बंदा संभालता है, तो अकेला बंदा क्या ही कर लेगा, तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे बिजनेसेस होती हैं, ठीक है। घर के आसपास देखो किराना वाले, सब्जी वाले या फिर आइसक्रीम घूम के बेचते हैं ना ठेले पे, ये सब क्या होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप ही होते हैं ना। तो इनके देखो कि लेवल ऑफ बिजनेस की जो ऑपरेशन होती है, बिजनेस का जो लेवल होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा लेवल पे ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, आपका मन है आज बिजनेस खोला, कल मन है बंद कर दिया, कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं होता है इसमें। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है चीज़ें। आगे बात करते हैं मेरिट्स क्या होते हैं भाई। मेरिट का मतलब होता है एडवांटेजेस, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना कि एग्जाम में पूछ दी जाती हैं, तो आप जरूर से ध्यान रखेंगे। ओके, ईजी टू स्टार्ट एंड एंड, मतलब चाहो तो बिजनेस आज ही खोल लो, चाहो तो कल बंद कर लो, मतलब सोलो प्रोप्राइटरशिप है, आपका मन, आप बोलते हैं ना आपकी लाठी आपकी भैंस, मतलब जैसे जो करना है वो करो, ठीक है। मोटिवेशन टू वर्क, आप अकेले बिजनेस को रन करते हो तो आपके अंदर मोटिवेशन भी होता है कि भाई साहब मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा मैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करूँगा, इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करते हो। उसके बाद अकेले आप सारे डिसीजन को ले रहे होते हो, किसी से आपको डिपेंडेंसी आपकी नहीं होती कि आप किसी से पूछ के डिसीजन को लीजिए। इसी वजह से क्या होता है, आपको क्विक डिसीजन मेकिंग भी मिलती है, मतलब फटाफट से आप डिसीजन ले पाते हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कई बार बोलते हैं ना कि बेनिफिट भी होता है। ओके, आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंट कंट्रोल, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप जो चाहो आप कर सकते हो अपने बिजनेस की भलाई के लिए, ठीक है ना। कई बार क्या होता है दूसरे लोगों से जब आप पूछना पड़ता है पार्टनरशिप कंपनीज में, तो कई बार आप एक अच्छा डिसीजन को भी नहीं ले पाते हो चाह के भी, तो यहाँ पे ये इशू नहीं आती है। आगे बात करते हैं सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स, मान लो मेरे बिजनेस में कुछ सीक्रेसी है, ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ है, फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह है, प्रॉफिट कमाया लॉस कमाया है, ठीक है, या फिर बिजनेस की कितनी कॉस्ट है, वो सारे आप खुद तक रख सकते हो, आपको किसी को
बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप खुद तक ही उसको क्या करते हो, संभाल के रखते हो। कई बार लोग होते हैं ना, बिज़नेस के कॉस्ट को जानने के लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको किसी को जवाब नहीं देना होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक खुद का बिज़नेस होता है, सब कुछ आप खुद करते हो, सारा मेहनत आप खुद करते हो, तो एक पर्सनल टच भी होता है बिज़नेस में, ठीक है ना। आपको लगता है कि नहीं यार मेरा बिज़नेस है, एक बोलते हैं ना, एक वो मोह के धागे हो जाते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस क्या होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो भाई लिमिटेड कैपिटल, अब एक बंदे के पास कितना ही पैसा होगा, अगर लेटर से कि मेरे को एक छोटी सी किराने की दुकान खोलनी है तो मैं खोल सकता हूँ, मेरे पास उतना पैसा हो सकता है, 2-4 लाख रुपया हो सकता है कि मैं उससे उस दुकान को खोल पाऊँ। मगर वहीं बात करते हैं, मेरे को एक बड़ी सी एयरलाइन कंपनी खोलनी है, तो कि मैं खोल पाऊंगा, नहीं, मेरे पास उतना पैसा नहीं होगा ना। वहाँ पे मेरे को $1 बिलियन $5 बिलियन की जरूरत पड़ सकती है स्टार्टिंग कैपिटल के तौर पर ही, तो मेरे पास वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे लेवल पर ही रह जाते हैं आप, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हो। ओके, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होता है। कई बार मेरे को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हो, ये ज़रूरी तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये भी लिमिटेड मैनेजर स्किल्स होते हैं। कई बार मैं बिजनेस में गलत डिसीजन भी ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है। आगे बात करते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। भाई साहब अभी कुछ देर पहले ही बोला ना, जैक भैया का पिज़्ज़ा चोरी हो गया, अब मिस्टर बॉब तो उनको थोड़ी छोड़ेंगे, उनको तो ढक के टिक कर देंगे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, उनको पे करना पड़ेगा, अपना घर बेच के पे करे वो, ठीक है। आगे बात करेंगे लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर मान लो जैक के हाथ पांव टूट गई, ठीक है, या फिर मान लो इनकी डेथ हो गई, तो बिजनेस बंद हो जाएगा, वहीं काम खत्म। तो ये भी गलत है क्योंकि आप इतना मेहनत करके एक बिजनेस को बनाते हो एंड फाइनली वो अचानक से बंद हो जाता है, ठीक है। एंड पांचवा होता है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। तो मतलब छोटे लेवल पे जब बिजनेस कर रहे हो बेटा, तो कितना ही एक्सपेंड कर लोगे, अकेला इंसान कहाँ कहाँ करेगा, ठीक है। तो 1 से 2 ज़्यादा ब्रांच खोल लोगे, उससे ज़्यादा आप कुछ खास नहीं कर पाते उस बिजनेस में। ओके, इस इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसके लिए बेनिफिशियल होता है, तो आप कह सकते हो कि इनिशियल लेवल पे जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय के लिए आपके पास रिसोर्सेज कम होती हैं, कैपिटल्स कम होते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए सही होता है। बट फर्दर आपको सोशल बोलते हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप से हट करके आपको पार्टनरशिप कंपनी की तरफ मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। आप इसी को कंटिन्यू करते हुए बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सूटेबिलिटी के देखो बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि सूटेबल किसके लिए है भाई साहब, तो ध्यान देना, लोकल मार्केट्स के लिए, छोटे लेवल पे काम करते हैं, छोटे दुकान है आपके, उनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। पर्सनल सर्विसेज के लिए, ठीक है, कई बार छोटे मोटे टेलर वगैरह होते हैं ना, कपड़ा वगैरह सीते हैं, या फिर ब्यूटी सैलून्स वगैरह होते हैं, उनके लिए पर्सनल सर्विसेज के लिए भी काफ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप यूजफुल होता है। फैशनेबल आइटम्स बेचते हो जो कि बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, तो उनके लिए भी आता है, जैसे यूनिक ज्वेलरीज वगैरह बेच रहे हो, मतलब छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, ट्रेंडिंग काम कर रहे हो, तो उनके लिए ठीक है यार, चल जाएगा आपका। स्किल ओवर द मनी, जहाँ पे आपके स्किल की ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है, जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप से काम चला लेते हैं। ओके, क्विक डिसीजंस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत फास्ट डिसीजन आप ले पाते हो, जहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो वहाँ पे भी ज़्यादा ये आपका यूज़फुल होता है। उसके बाद जहाँ पे रिस्क लो है, ठीक है ना, जैसे डॉक्टर आप हो, लॉयर हो, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर अकाउंटेंट हो, आप छोटा सा फॉर्म लेके बैठे हुए, लोगों को केवल आप सर्विसेज दे रहे हो, तो उनके लिए रिस्क वगैरह तो कुछ होता नहीं है, तो उनके लिए ठीक है यार, सोल प्रोप्राइटरशिप भी चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, क्लियर है। आगे बात करते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में। ध्यान देना बेटा, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस में जो होते हैं ना, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं, तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने पढ़ लिया। यहाँ पे अकेला बंदा होता है, ठीक है ना, सिंगल पर्सन होता है, ठीक है, सारा मैनेजमेंट वो खुद ही देख रहा होता है, ठीक है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ओके, डिसीजन ही खुद ले रहा होता है, सब कुछ खुद करता है, तो ये हमारा क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ी स्मॉल लेवल बिजनेसेस होती है। लेकिन हमारे इंडिया में ना इनिशियल लेवल पे पहले क्या होता था कि पूरी खानदान जो होती थी ना, एक ही बिजनेस में लगी रहती थी। मान लो कि एक व्यक्ति है, उसका काम है बर्तन बनाना, ठीक है, वो मिट्टियों का बर्तन बनाता है, तो उसकी पूरी परिवार उस काम में लगी हुई है, ठीक है ना, पूरा परिवार ही बैठ के मिट्टियों का बर्तन बना रहा होता है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार हमारे यहाँ ऐसी चीज़ बहुत कॉमन है, लेट्स से कि कोई गोल्ड स्मिथ है, ठीक है, सोनार है, वो क्या करता है, सोने का चीज़ आभूषण वगैरह बनाता है, तो उसकी पूरी फैमिली उसी में इंगेज रहती थी, ठीक है। कोई टेक्सटाइल का काम कर रहा है तो उसकी पूरी फैमिली बैठ के वो टेक्सटाइल बुनाई वगैरह करती है। ओके, तो इस चीज़ को देख करके गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम लोग काम करते कि इनको भी एक लीगलाइज कर देते हैं, इनको भी एक बोलते हैं रिकॉग्निशन दे दिया जाता है, क्योंकि HUF मतलब ये सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप तो है नहीं, पूरी फैमिली जब काम कर रही तो अकेला बंदा डिसीजन ले नहीं रहा, उसमें सब कुछ बोलते हैं ना, सब कोई मिल के कर रहा होता है। तो इसको देख के डिसीजन लिया गया कि क्यों ना हम लोग काम करते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली नाम का एक बिजनेस फॉर्म बनाते हैं और इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर देते हैं। क्योंकि क्या होता था कि हमारे अब बेसिकली ये हिंदू फैमिलीज़ में ज़्यादा होते थे, इस वजह से इसका नाम क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस। और इसका सबसे बड़ा कैच क्या है कि इसमें केवल हिंदू ही इंक्लूड किए जाते हैं। आप अगर क्रिश्चियन हो, आप अगर मुसलमान हो, तो आप बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जा सकते, आपके लिए HUF नहीं बना है। आप
एचयूएफ के तौर पे खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता था कि हमारे घर में जैसे देखोगे ना, जो घर के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, घर में अगर दादाजी हैं या फिर सबसे बड़े पापा हैं, तो पापा के डिसीजंस को ही ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं कि बड़े हैं यही बोलेंगे, जो होगा सो होगा, ठीक है। तो उसी के आइडिया पे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस बनाई गई है। यहाँ पे क्या होता है कि बेटा ओन और ये जो मेंबर होते हैं एक फैमिली के मेंबर होते हैं, सब कोई मिल के काम कर रहे होते हैं, तो इस बिजनेस के मेंबर वही होते हैं, कोई आउटसाइडर मेंबर नहीं बन सकता इस बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद इस घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, जो बड़ा मेल व्यक्ति होता है बेसिकली, वही सारा डिसीजंस लेता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सारे बिजनेस से रिलेटेड जितने बड़े बड़े जो डिसीजंस है वो भी लिया करता है। ओके, अब के समय में शायद वुमेन्स को भी कर्ता के पोजीशन पर रहने का अधिकार दे दिया गया है, बट हाँ पहले क्या होता था, केवल मेल को ही अधिकार दिया जाता था। आगे बात करते हैं मेंबरशिप के हिसाब से बात करोगे तो ये पार्ट, आप इस बिजनेस के पार्ट कब बन सकते हो, उस परिवार में जन्म लेकर के, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपके घर के पड़ोसी हैं, आप उनको अपना भाई मानते हो, चाहे कितना भी बड़ा भाई मान लो, आप बिजनेस मतलब उनको मेंबर नहीं बना सकते एचयूएफ का, क्योंकि एचयूएफ का सिंपल कहना है उस घर में अगर पैदा तो बना लो वरना भग जाओ, उसके अलावा नहीं बना सकते आप, ठीक है। मेंबरशिप एक्सटेंड टू द 3 जनरेशन, ठीक है ना। ये मेंबरशिप जो होती है 3 जनरेशन तक आगे बढ़ती है। ओनली मेन कैन बी द कोपैशनर्स, मतलब क्या होते हैं कि कोपैशनर्स जो होते थे बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं वो मेल को ही माना जाता है, वुमेन्स को नहीं माना जाता, ठीक है। यहाँ पे मतलब वुमेन्स को पूरी तरीके से बोल सकते हो डिसरिगार्ड कर दिया गया था। माइनर आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ मेंबर, मतलब यहाँ पे अगर बच्चा कोई अगर 18 साल से कम का भी है, लड़का है, तो उसको भी मेंबर माना जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। और लड़कियों को नहीं माना जाता था, क्योंकि माना जाता था कि भाई शादी होकर किसी और घर गई हैं तो वो हमारे यहाँ की है नहीं, इसलिए वो मेंबर नहीं होंगी। और जो लड़कियाँ शादी होकर इनके घर पे आती थी तो इनका मानना होता तो किसी और घर से आई हैं, इसी वजह से मेंबर नहीं बनाना, मतलब ले दे के फालतू सी सोच है, ओके। बट आपको समझना होगा ये चीज़। लाइबिलिटी की अगर बात करते हैं तो बेटा इसमें जो कर्ता होता था उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, क्योंकि यही सारा डिसीजन मेकिंग करता था। अगर मान लो कोई बुढ़ा उल्टा पुल्टा डिसीजन ले लिया तो बर्बाद कर देगा अपने फैमिली को, तो ये क्या करेगा, केवल कर्ता का जो लाइबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड हुआ करती थी। बाकी जो हमारे जो कोपैशनर्स या फिर मेंबर कह सकते हो ना बेटा, ये जो होते थे इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड हुआ करती है। क्या कहती है, लिमिटेड, मतलब कि इन केस अगर बिजनेस डूबता है तो जो कर्ता के नाम पे कोई भी उनका अगर संपत्ति है तो उसको बेच करके पैसा को वसूल किया जाएगा, लेकिन जो मेंबर्स है उनकी ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। उनके नाम पे कोई भी अगर संपत्ति है तो उसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे बात करते हैं राइट टू अकाउंट्स, मतलब क्या होता है, कोपार्सनर्स कैन डिमांड द अकाउंट फ्रॉम द कर्ता। कोपार्सनर्स मतलब जो उनके मेंबर्स है वो डिमांड कर सकते हैं भाई कर्ता से कि काम करो भाई साहब, हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाइए, जो खाता बही होती है ना, बिजनेस में कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, तो वो मांग सकते हैं देखने के लिए, ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं डिसोल्यूशन, नॉट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ को पार्टनर्स। मान लो कि कोई पार्टनर्स है, मान लो कोई फैमिली का मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है तो उससे ये बिजनेस खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी सारे मेंबर अगर मर जाते हैं तब मतलब हो सकता है, ठीक है। बट इंड व्हेन ऑल द मेंबर डिसाइडेड टू सेपरेट, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो एचयूएफ बंद नहीं होता, लेकिन उसका मेंबर सोच लेते हैं कि नहीं अब हम लोग अलग अलग अपना खुद का बिजनेस ही करेंगे, घर के लोग ही अलग अलग बंटवारा हो गया, तब आप बोलते हो कि नहीं हमारा जो एचयूएफ है वो बंद हो गया, तब वो डिसॉल्व माना जाएगा, ठीक है। अब कर्ता मान लो है, कर्ता हमारे डेथ कर जाते हैं तो भाई साहब जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा फिर वो कर्ता बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एचयूएफ जो होता है आपका बढ़ता जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली बोल सकते हो 3 जनरेशन तक आगे बढ़ता है, ओके, जो कि ऊपर में भी मैंने आपको बताया है। एडवांटेजेस का अब एडवांटेजेस को समझते हैं, ठीक है। तो ईस्ट टू फॉर्मेशन भाई बहुत ही आसान होता है, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी को ही आप इसको बना सकते हो। कई बार आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं हमारी फैमिली बिजनेस है, ठीक है। जो फैमिली बिजनेसेस कहते हैं ना बेटा वो एचयूएफ को ही कहते हैं, ठीक है ना, ओके। आगे बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्शन, मतलब करता है फुल कंट्रोल, करता है जो चाहेगा वो कर सकता है, ठीक है ना, उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि भाई तुम ये करो वो करो। पर्सनल कांटेक्ट होता है, कैन मेंटेन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एम्प्लॉय एंड कस्टमर, ठीक है ना। यहाँ पे आप फैमिली के होते हैं तो भाई साहब यहाँ पे ऐसा कोई बोलते हैं ना मिसट्रस्ट का कोई तो कुछ होता नहीं है, आप डायरेक्टली कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। सीक्रेसी बनी रहती है भाई साहब, पूरा परिवार जो है, बिजनेस आर सीक्रेट आर नोन ओनली टू द करता, बिजनेस के जो मेजर सीक्रेट्स होते हैं वो केवल करता जानता है, ठीक है, तो वो करता अपने तक ही रखता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है, ठीक है ना, अपने शेयर तक का, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, करता अगर मान लो कि गलत डिसीजन भी लेता है तो इस सिचुएशन में मेंबर उसमें नहीं फंसते हैं। कंटिन्यूटी की अगर बात करते हैं तो स्टेबल व्हेन द चेंजेस इन मेंबरशिप मान लो चेंज भी होता है, लोग क्या होता है किसी का डेथ वगैरह भी हो जाती है, इस केस में तो भाई एचयूएफ चलता रहेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं आती है। इंसेंटिव टू वर्क होता है, देखो करता इज मोटिवेटेड टू वर्क फॉर अ फैमिली वेलफेयर, करता जो होता है
वो अपना सारा एफर्ट लगाता है कि फैमिली के वेलफेयर पे हम काम करें, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं की परिवार है ना भाई, वो कोई आउटसाइडर के लिए तो काम नहीं करता है। तो ये पूरी तरीके से बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो ध्यान देना, एक लिमिटेड कैपिटल होता है। मान लो कि वो पूरी परिवार ही गरीब है, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, तो भाई कैपिटल ज़्यादा ला नहीं पाएंगे, तो उनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे फ्लॉरिश नहीं कर सकती है। लाइबिलिटी भाई अनलिमिटेड हो जाता है, ठीक है ना, कर्ता की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहती है, जिससे क्या होता है कि इन्हें प्रॉब्लम आती है। लिमिटेड मैनेजेबिलिटी, मान लो कि कर्ता के पास बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नॉलेजफुल व्यक्ति नहीं है, फिर मान लो उस परिवार में ही कोई ज़्यादा नॉलेजफुल व्यक्ति नहीं है, तो भाई इस सिचुएशन में बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे आप नहीं लेके जा सकते हो, बहुत ज़्यादा हैवीली लॉस भी बुक कर सकते हो, ठीक है ना। देखो हैस्टी डिसीजंस क्या होता है कि कई बार होता है कि ओवर बॉन्डेड विद द वर्क द कर्ता में मेक रस्ट एंड अनबैलेंस डिसीजन। कई बार होता है ना कि करता ना कई बार अपने सोच में हम जो बोल रहे सही कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अपना मतलब अपने में कई बार गलत डिसीजन, कई बार कठिन डिसीजन भी ले लेते हैं, जिससे कई बार दिक्कतें होती है, बिजनेस को ही बोलते हैं अल्टीमेटली लॉस होता है। द करता एफर्ट इजंट मैच टू द एडिशनल रिवॉर्ड्स रिड्यूसिंग द मोटिवेशन। मतलब करता जो होता है कि उसको बोलते हैं ना उतना रिवॉर्ड कई बार लोगों को नहीं मिल पाता है जितना वो मेहनत करते हैं, ठीक है। मान लो फैमिली में 10 लोग हैं, हो सकता है उसमें से 2 लोग कोई काम ना कर रहे हो, 4 लोग अच्छा मेहनत करते हो, फिर बाकी लोग कम मेहनत कर रहे हो, लेकिन बोलते हैं ना चीज़ें आपस में बढ़ जाती हैं, तो एक बोलते हैं कि इंसान को एक जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आगे बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पोटेंशियल के बारे में। ध्यान देना, एक्सक्लूसिव कंट्रोल बाय द कर्ता मे लीड टू द डिस्ट्रेस अमॉन्ग द अदर मेंबर। कई बार क्या होता है कि कर्ता जो मन चाहे वो करता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो बाकी के जो मेंबर है, उन पे क्या बोलते हैं कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, लोग बोलते हैं कि भाई ये गलत सला डिसीजन ले रहा है, ठीक है, तो इससे लेकर फैमिली भी टूट सकती है, आपस में टूटने का मतलब कदार बनता भी है। ओके, आगे आता है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी। द कर्ता हैविंग अ फुल कंट्रोल। देखो बेटा, कर्ता का फुल कंट्रोल होता है बिजनेस पे, जिससे क्या होता है कि अपना अथॉरिटी का, अपने पावर का क्या बोलते हैं पर्सनल गेंस के लिए या फिर अपने फैमिली डिस्प्यूट के लिए गलत उपयोग भी कर सकता है, ठीक है, तो ये भी एक इशू आती है। आगे बात करते हैं हम लोग। देखो एक टेबल यहाँ पे दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट, आपको टिक लगवाता चलूँगा, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट टेबल। आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रोप्राइटरशिप में और एचयूएफ में क्या डिफरेंसेस होती है। तो एक तो यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता, यहाँ पे बाई बर्थ आप पैदा हो जाते हो, ठीक है ना। यहाँ पे वन मैन शो, एक बंदा सारा सब कुछ खेलता है, फील्डर भी बॉलर भी सब कुछ है, बाबा राम रहीम डायरेक्टली आपको बना दिया जाता है यहाँ पे। वहीं बात करते हैं यहाँ पे 2 और मोर जो पर्सन होते हैं यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम की कोई लिमिटेड नहीं है, मतलब कि जितना परिवार में बच्चा पैदा कर सकते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। आगे बात करते हैं स्टेटस ऑफ फीमेल्स। देखो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, अगर एक फीमेल है तो वो भी अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, बट यहाँ पे भाई फीमेल होके आप नहीं बन सकते को-पैशनर्स, आपको कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। ओके, लाइबिलिटी एंड रिस्क की अगर बात करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है, ये सारा बेयर करता है रिस्क को। वहीं बात करते हैं कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड ही रहती है। ओके, पोजीशन ऑफ माइनर की अगर बात करते हैं तो ये बिजनेस खोल सकता है, छोटे मोटे देखोगे बच्चे भी होते हैं ना, बलून घुमा के बेच रहे हैं, तो वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया भाई, वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, वो खुद ही बिजनेस कर रहा है ना। और यहाँ पे देखो छोटा बच्चा भी यहाँ पे को-पैशनर्स बन सकता है। मैनेजमेंट की अगर बात करते थे, सोल प्रोप्राइटर जो होता है ये सारी चीज़ों को मैनेज करता है और इसमें कर्ता मैनेज करता है, ठीक है ना। ये सारे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रोप्राइटर रखता है, ठीक है, किसी को पैसा इसको बांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे इक्वल शेयर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जितने फैमिली मेम्बर होंगे उसमें बराबर बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं लीगल एग्जिस्टेंस के बारे में, तो ये डिसॉल्व हो जाता है अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बात करें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट लगता है और यहाँ पे उसमें इसको रिकॉग्निशन मिलती है, और यहाँ पे किसी की डेथ होने से अगर कर्ता की डेथ भी हो जाती है तो जो बाकी के जो मेंबर उसमें सीनियर मोस्ट जो मेंबर होगा वो आकर के क्या बन जाएगा, आपका कर्ता बन जाता है। वहीं बात करते हैं इसमें जो एक्ट एप्लीकेबल होता है, एज सच देखो प्रोप्राइटर के लिए कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन एक जनरल एक्ट है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है ना, 1872, ओके, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 1930, ये 2 एक्ट क्या होता है इसमें एप्लीकेबल रहता है। ओके, ये जनरली देख लो हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी चिपका दिए हैं। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक एक्ट है, ओके, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ओके, आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ज़रूरी नहीं होती है और यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। आपको एचयूएफ रहेगा, आपको बस नाम के ब्रैकेट में ना यहाँ पे एचयूएफ लगाना पड़ता है। ओके, लेट से कि मेरा नाम अंकित है तो अंकित और यहाँ बनेगा एचयूएफ, ये हमारा बिजनेस का नाम होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे है तो लेट से कि मेरा अंकित, यहाँ पर नाम है जैसे जनरल स्टोर, ये नॉर्मल हो गया, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो गया। लेकिन अगर मैं इस ब्रैकेट में एचयूएफ अगर लगा दिया ना, कहाँ गया यार,
अगर मैंने यहाँ पे HUF लगा दिया तो वो फिर मेरा HUF के तौर पे आ जाएगा, ठीक है ना। और जनरली जब तक मैंने इसमें HUF नहीं लगाया था तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गुड्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे HUF लगा दिया तो भाई साहब यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट आ जाता है, ठीक है। और इसको ना ध्यान देना, यहाँ पे हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ये जो लोग हैं ना ये सब ही बना सकते हैं, ओके हो गया तुम्हारे, ठीक है ना। सिंधी, ये सारे लोग ही मिलकर के HUF को बना सकते हैं। अगर आप मुस्लिम हो, ओके, आप लेट से कि आप क्रिश्चियन हो तो आप नहीं बना सकते, या फिर अदर कोई रिलीजन के हो, तो आप जुदाइज्म को फॉलो करते हो, पारसी हो, तो आप HUF नहीं बना सकते। आपको फिर क्या करना होगा सर, अगर हम लोग इंसान नहीं हैं, बिल्कुल इंसान हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टनरशिप यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसको यूज़ करना पड़ता है। और आज के समय पता है HUF को वैसे भी कोई खास कोई वैल्यू देते नहीं है, ज़्यादा लोग ना पार्टनरशिप या फिर उधर ही जाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस मिलता है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी को लेके आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है हमारा, ठीक है। और इसके जो आंसर क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लो, आप सॉल्व करके मुझे इंस्टा पे टैग कर देना, ओके। और कोर्सेज में आप ज्वाइन करना चाहते हो बेटा, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप बुक कैसे ले सकते हो मैं बता देता हूँ। आप हमारे वेबसाइट पे आ जाना, ठीक है, या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप आकर के हमारे इस कोर्स को मतलब इनरोल करवा सकते हो। मात्र 1500 रुपीज़ में आपको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिल जाता है। कलरफुल बुक जो मेरी बुक है वो आपको डिलीवर कर दी जाएगी आपके घर पर 2-4-5 दिनों में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, जहाँ पे एक अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। ध्यान देना, ये 1 शॉट लेक्चर है, वो पूरा डिटेल लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं हर एक चीज़ों को डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको बताने वाला हूँ। केस स्टडीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा कोट करता हूँ, प्लस आंसर्स को लिखते कैसे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे को यही नहीं पता कि आंसर को लिखना कैसे, वो बात काफ़ी हल्के में ले लेते हैं, चीज़ों को समझ में तो लेते हैं बट उन्हें आंसर लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में आप काम करवाने वाला हूँ, प्लस आपका टेस्ट भी लेने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप 1-to-1 मेरे से कम्युनिकेशन में रहोगे, सो डैट कि आपके कोई भी डाउट्स हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। और आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह तो मैं लेता ही रहूँगा बीच बीच में, प्लस आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी मिलता है, जहाँ पे अपने वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं अपना डाउट, जहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो आपको ये प्रॉपर्ली बोल सकते हैं पैकेज मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि सर जो भी बच्चे इस कोर्स में इनरोल करते हैं उनको सिविक्स की फ्री लेक्चर्स मिलने वाली है, मतलब कि आपको सिविक्स का जो नोट्स है प्लस लेक्चर्स है आपको फ्री मिल जाएगी इसी कोर्स के अंदर। मतलब कि सर सिविक्स को लेकर भी आपका काफ़ी हद तक टेंशन खत्म हो जाता है। और कॉमर्शियल एप्लीकेशन तो भाई एकदम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कॉमर्शियल एप्लीकेशन जब यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको कहीं से किसी प्रकार के लेक्चर्स, नोट्स वगैरह वगैरह फालतू की चीज़ें कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन से लेकर के मैराथन नोट्स, माइंड मैप रिवीजन सब कुछ मैं आपको करवा दूंगा इसी कोर्स के अंदर। आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर नहीं मेरे को केवल बुक चाहिए, आप 1 शॉट आप यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो मेरा उससे हो जाएगा, बस मेरे को बुक परचेस करना है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आप मेरे व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड फाइनली आप जा करके वहाँ पर अपना ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। वहीं से आपको पेमेंट लिंक दे दी जाएगी, आप वहीं पे पेमेंट करके अपने बुक को घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। आपके घर पे वो बुक डिलीवर कर दी जाएगी, राइट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बट मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर क्या करना चाहिए, तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा गो फॉर कोर्स, ठीक है ना। कोर्स क्या होता है, आपके लिए प्रॉपर लेक्चर्स वगैरह सब कुछ लेकर के आता है, जहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से आप मुझसे पढ़ते हो। और फिर इस सब्जेक्ट को लेकर तुम्हें कहीं भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बेटर है कि आप सरदर्द को कम से कम रखें, बिकॉज आप क्लास 9 में जा रहे हो, आपकी स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस आपको करना होगा, इंसिस्ट ऑफ फोकसिंग ऑन द हार्ड वर्क, राइट। तो आप अपना मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कोर्स में फटाफट से इनरोल कर लो, बिकॉज अपडेटेड लेक्चर्स जो है मैं यहाँ पे डालना स्टार्ट कर दूंगा। और चैप्टर 1 का लेक्चर जो है इस चैनल पे जा चुका है, और चैप्टर 3 हम लोग अगले मंडे को इसी टाइम पे मतलब 5 बजे हम लोग आपको इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और तो और मैंने पूरी सिलेबस को भी डिस्कस कर रखा, क्योंकि जो मेरी बुक है 2025 के लिए प्रॉपर्ली अपडेटेड है, और फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे मैं ऑटोमेटिकली इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। अगर मान लो 26 में भी इस बुक को मतलब लेक्चर को देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेम इसी कोर्स में आके इनरोल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो अगेन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप के अंदर चैट विद अस का ऑप्शन होगा, उसका यूज़ कर सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे, हमारी टीम से आप बात कर सकते हो, वो आपकी बेस्ट पॉसिबल मैनर में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।